नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह अमलावर बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो पर उठाया सवाल, भारी और वंशवाद का उठाया मुद्दा। प्रत्याशी समीर कुमार महती ने किया नामांकन, सीएम चंपाई सोरेन समेत तमाम नेता रहे मौजूद। सीएम ने सभी सीटों पर जीत का किया दावा। बगहा से सुनील कुमार कुशवाहा ने भरा नामांकन के बाद जनसभा का किया आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हुए शामिल। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एचसी से बड़ा झटका। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान, कहा उच्च पदों पर बैठे भ्रष्टाचारियों के लिए सबक। देवघर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। एनडीए की सरकार फिर से बनने का किया दावा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बेरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो पर एक बार फिर से वंशवाद और बाहरी भीतरी पर हमला बोला और कुमार जयमंगल सिंह ने आज बोकारो के विभिन्न व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों में जाकर उनसे मिलते हुए वहां काम करने वाले लोगों से समर्थन मांगा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि मुझे तब हंसी आती है जब बीजेपी उम्मीदवार डुल्लू महतो वंशवाद और बाहरी भीतरी पर सवाल करते हैं। कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि आज जो भी लोग अलग अलग खड़े रहते हैं और वोट मांगते हैं उनको पहले देखना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पीएन सिंह, राज सिन्हा, रागिनी सिंह और विरंची नारायण का टिकट काटकर उन्होंने लेने का काम किया, वे लोग सभी बाहरी हैं। ऐसे में उनके वोटर भी बाहरी हैं, तो वोटर को अपना बनाने की बजाय मुझे बाहरी क्यों कह रहे हैं? इनका उद्देश्य क्या है? क्या झारखंड से बाहरियों को भागना उनका उद्देश्य है? और साथ ही विधानसभा चुनाव में भागमारा में वो लोकल की बात करते हैं और लोकसभा के चुनाव में बाहरी भीतरी की हवा दे रहे हैं। हंसी आती है कि बगल में परिंदा सिंह जी को खड़े करके बोलते हैं कि हम वंशवाद नहीं है। रागिनी सिंह जी उनके पार्टी में बोलते हैं हम वंशवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात, जिस पीएन सिंह जी का टिकट काट कर आए हैं, जिस राज सिन्हा जी का टिकट काट के आए हैं, जिस विरंची भैया का टिकट काट के आए हैं, जिस शेखर अग्रवाल जी का टिकट काट के आए हैं, उनके वोटर्स को अपने तरफ करने के बजाय बोल रहे हैं कि अनूप सिंह बाहरी है, अनुपमा सिंह बाहरी है। तो क्या उनके वोटर्स बाहरी नहीं है? पीएन सिंह जी के वोटर्स बाहरी नहीं है कि जो बीजेपी को समर्थन देते हैं उनके वोटर्स बाहरी नहीं है? ये तो मुझे हंसी आ रही है कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है। जीतना उद्देश्य है कि झारखंड से बाहरियों को भगाना उद्देश्य है कि झारखंड में धर्म के आधार पर लड़ाना उद्देश्य है? ये क्या? गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का दौरे के साथ साथ दर्जनों बैठकें की और जिसमें एनडीए के सारे घटक दल के लोग शामिल थे। दौरे में प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक निर्भय सहबादी, नुन्नूलाल मरांडी और राजकुमार राज, गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान, गुड्डू यादव समेत दर्जनों एनडीए के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। बैठक में एनडीए प्रत्याशी ने केंद्र के विकास योजनाओं को गिराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा धारा 370 कौशल विकास योजना, हर घर जल नल जैसे महत्वपूर्ण दर्जनों योजनाओं को गिनाया और लोगों को बताया कि मेरे द्वारा विस्थापन नीति को कोल इंडिया एवं डीवीसी में लागू करवाया, जिससे स्थानीय विस्थापित लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे और भी बहुत सारे कार्य हैं। साथ ही जनता से अपील की गई कि एनडीए के पक्ष में मतदान करें और पुनः एक बार फिर मोदी के हाथों को मजबूत कर एनडीए की सरकार को बनाए और साथ ही जिससे देश और अधिक विकास कर सके और देश सशक्त बन सके। होते हुए
लोकसभा चुनाव को लेकर अब गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से प्रदीप यादव को टिकट मिलने के बाद मामला दिलचस्प हो गया है और अभी तक एक तरफा मुकाबला चल रहा था, लेकिन प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे के बीच सीधे मुकाबले ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया और लोकसभा में तब तक नया मोड़ आया जब निशिकांत दुबे के आवास पर देवघर के पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया और वहीं झारखंड के पूर्व मंत्री रहे हरि नारायण राय ने भी सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। वहीं सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यकों ने भी स्वेच्छा से बीजेपी का दामन थामा और निशिकांत दुबे ने कहा कि इस लोकसभा क्षेत्र में कोई मुकाबला नहीं। जिस तरीके से अल्पसंख्यक और अन्य पार्टी के लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस बार निशिकांत दुबे 9 लाख से ज्यादा वोट लेंगे और ये सीट झारखंड में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत वाली सीट होगी और संतोष पासवान हरि नारायण राय के बीच बीजेपी आ जाने से बीजेपी की ये जीत और भी आसान हो गई। और वहीं संतोष पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की जो गंगा बहाई है उससे प्रभावित होकर इन्होंने बीजेपी का दामन थामा और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। संपूर्ण विकास को देखते हुए जो इस बार उस समर्थन ने जो है अल्पसंख्यक समुदाय को भी यहाँ इकट्ठा कर दिया। इनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है और सभी ने एक पुष्ट से आपने देखा, सबों ने हाथ उठाकर कहा इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो गोड्डा लोकसभा में ऐतिहासिक जीत दिलाना है। हम इनके आभारी हैं और सभी अल्पसंख्यक समुदाय से हम आग्रह और अपेक्षा करते हैं कि हमारे खिलाफ जो उम्मीदवार है उसने जो है आज तक अल्पसंख्यकों का कोई कल्याण नहीं किया, उसको प्रताड़ित करने का काम किया, चाहे वो तलझारी की घटना हो, चाहे वो फुरकान अंसारी जी के गाड़ी में हथियार रखने की घटना हो। इन सबों की न्यायिक जांच होगी। मैंने कहा है सबकी सीबीआई जांच कराएंगे, वो तो बात का विषय है। लेकिन पिछले 15 साल में सांसद होने के नाते गोड्डा लोकसभा में मैंने और 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी अल्पसंख्यक को सुविधा के अलावा प्रताड़ित करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहीं भी दंगा नहीं होने दिया। सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सभी अल्पसंख्यक समुदाय को ज्यादा मिल रही हैं। इसलिए मैंने उनसे आग्रह और अपेक्षा किया कि आप इस बार मोदी जी का साथ दें। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। हमारे विश्व के जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरे विश्व स्तर पर देश का नाम को रोशन किया है, उसी कड़ी में मैं माननीय सांसद जी को लगातार यहां से चौथी बार सांसद बनाने के लिए और देवघर में जिस तरह से इन्होंने ऐतिहासिक विकास किया है, आगे आने वाले समय में यहां और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, यहां के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। इन्हीं का देन है जो कि आज यहाँ पे एम्स आया है, एयरपोर्ट आया है, प्लास्टिक पार्क आया है और ये पुनासी जलाशय योजना का भी जो काम शुरू इन्होंने कराया, वहाँ भी इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि वहाँ के विस्थापितों की कुछ मांग अभी बाकी है, जो कि माननीय सांसद जी चौथी बार बनेंगे तो फिर से उसको हम लोग मांग रखेंगे और ये निश्चित हम लोग इस चीज को जानते हैं कि जरूर पूरा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है।
तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर कुमार महंती ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, पोटका विधायक संजीव सरदार, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद रहे। समीर कुमार महंती ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल को अपना नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी 14 लोकसभा सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। हमारा इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है और सभी झारखंड प्रदेश में 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीता, क्योंकि पूरा देश में इंडिया गठबंधन का लहर हर जगह, क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन का विचार, महागठबंधन का तो विचार है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी तरह का मुद्दा कभी को लेके नहीं आया, इसीलिए पूरा देश में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का लहर है। प्रधानमंत्री 2 दिन झारखंड में है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो वो लोग आया है, हर राजनीतिक दल आने का अधिकार है, वोट का समय है, लेकिन हमारा महागठबंधन पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 से एनडीए गठबंधन से जेडीयू उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा ने शुक्रवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उन्होंने अपना नामांकन एडीएम सह जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद बेतिया में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट सिंह और विजय कुमार सिन्हा, मंत्री श्रवण कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पश्चिमी चंपारण के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे और इस दौरान सभी वक्ताओं ने जनता से पश्चिमी चंपारण से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल और वाल्मीकि नगर से जेडीयू उम्मीदवार सुनील कुशवाहा को विजयी बनाने की बात कही। आज देश में हम सबों के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 पार, और बिहार सरकार के मुखिया, बिहार के विकास पुरुष जिसने बिहार की दशा और दिशा को सुधारा, नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य है बिहार में 40 सीट में हम लोग को आगे बढ़ना है, जिससे कि मोदी जी का हाथ मजबूत हो। इसीलिए यह चंपारण का दोनों सीट डॉक्टर संजय भैया का और मेरा सीट जीतना
मोदी जी के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए, चिराग पासवान जी के, जीतनराम मांझी जी के लिए, आपको उपेंद्र कुशवाहा जी के और जितने भी एनडीए के साथी लोग हैं जिन्होंने यह संघर्ष का बीड़ा उठाया है कि हम लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश का जो सम्मान और गौरव जो मोदी जी ने ठाना है 2047 तक विश्व गुरु बनाना है। प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन आप पेपर पढ़ने के लिए जाते थे, न्यूज देखने के लिए बैठते थे तो घोटाला की चर्चा नहीं होती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, विकास की चर्चाएं बेहतर ढंग से होती है। मोदी जी की सरकार में 10 साल से किसी मंत्री पे घोटाला का चार्ज नहीं लगा है, क्योंकि गरीब को अपना भगवान मानकर और एक मंदिर मानकर सेवा करने का कोई काम किया है तो भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। करने के लिए, बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए अपने कैबिनेट के मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया कि आप जंगल राज को हटाओ, बिहार में सुशासन स्थापित करो और 2005 से 10 में खदेड़ कर अपराधियों को काउंटर हुआ, बिहार छोड़ दिया। यूपी के अंदर आज बाबा जोगी जी का जो खेल है वो 2005 से 10 में बिहार में हुआ था। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने और कहा है 3 करोड़ घर हम पक्के मकान देंगे। तो एनडीए के जितने साथी हैं उनको चिन्हित करना है। 2025 का चुनाव अगले साल आना है और एनडीए का सरकार जैसे ही एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी एकदम अस्वस्थ रहिए। 2025 में जितने गरीबों के घर बच गए हैं उसको पक्का मकान देने का काम बिहार और भारत की सरकार की। हम तो लव कुश समाज से आते हैं साथ और लगातार इस देश में चिंता लोग करते थे प्रभु श्री राम के उनका वनवास कब खत्म होगा। 14 वर्ष का वनवास तो काट कर वो अयोध्या लौट गए, लेकिन 500 वर्षों से इसी तरह टेंट में जैसे आप बैठे उसी तरह टेंट में इंतजार कर रहे थे। उसमें एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं। जिम्मेदारी बनती है, हम तमाम बिहारियों की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी चुन कर जाए वो एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, एक ऐसे प्रतिनिधि, एक ऐसे सांसद होने चाहिए जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आपकी परियोजनाओं को पारित करा सके। साथियों, आज की तारीख में हमारे विकसित देश का संकल्प न सिर्फ लिया बल्कि उस दिशा में कार्य भी किया। जिस तरीके से आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था, आज से 10 साल पहले, कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। आज से नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो न सिर्फ हमारा भारत में बल्कि विदेश और देश विदेश में भी सब जगह हम लोगों का परचम लहरा रहे हैं। जो आपने अभी देखा G20 की बैठक में जिस प्रकार से उन्होंने सदारत की और किस प्रकार से बड़े बड़े राष्ट्र आए और उनके सामने झुके, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, वैसा उनका। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग।
बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के लोहांचल स्थित मेडिकेंट हॉस्पिटल के चिलर प्लांट में आग अचानक से लग गई और आग की लपटें इतनी तेज थी कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन समय रहते अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। आग लगने की सूचना मिलते ही बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण मौके पर पहुंचे और प्रशासन और बोकारो स्टील के अधिकारियों से संपर्क कर अग्निशमन विभाग को जल्द से जल्द बुलाने का काम किया गया। और इस अस्पताल में कई डायरेक्टर हैं और बोकारो विधायक की पत्नी नीना नारायण, उनके साले समेत कई लोग डायरेक्टर पहुंचे और साथ ही अस्पताल में आग लगने के बाद विधायक ने कहा कि आग चिलर प्लांट में लगी थी, क्योंकि पूरे अस्पताल में सेंट्रलाइज्ड एसी लगाया गया और गर्मी के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। विधायक ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की कमेटी इसकी जांच करेगी। नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन अभी नहीं किया जा सका। जांच के बाद ही इस पर कुछ बात सामने आ सकती है। लोगों को जानकारी मिली कि मेडिकेंट हॉस्पिटल जो खुलने वाला था आगामी 7 जुलाई को, जहां चिलर प्लांट में आग लग गया और उसके आग लगने से बिल्डिंग में आग पकड़ लिया। जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। मैंने फ़ोन किया तो तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और आकर आग पे काबू पाया। अभी भी फायर ब्रिगेड के लोग लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही सब आग पे काबू पा लिया जाए। कितने गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड के आए थे? फायर ब्रिगेड की तो 3 गाड़ी आई थी। 3 गाड़ी फायर ब्रिगेड पहले एक आई, फिर 2 और आई। बीएसएल प्रबंधन को भी मैंने आग्रह किया कि बहुत बड़ा एसेट है बोकारो का, ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा था, जिसमें लोगों की निगाह लगी थी कब ये अस्पताल शुरू होगा। तो ये जांच का विषय है कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ। जो प्रबंधन है इसकी जांच करेगा और फिर चीज़ों को फिर से ठीक करने। जेएसपी पतरातू में डेप्यूटी मैनेजर के पद पर कार्यरत प्रशांत उपाध्याय की सुपुत्री वंशिका उपाध्याय का आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के MBBS कंप्लीट करने और पासिंग आउट परेड के बाद तत्काल उनका ज्वाइनिंग लेफ्टिनेंट डॉक्टर के पद पर हुआ। और साथ ही वंशिका की इस उपलब्धि पर पतरातू के जेएसपी ग्रुप में हर्ष का माहौल है। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जेएसपी पतरातू में कार्यरत प्रशांत उपाध्याय की सुपुत्री वंशिका उपाध्याय ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पतरातू जेएसपी परिवार को गौरवान्वित महसूस करने का एक मौका प्रदान किया। और जेएसपी परिवार के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रशांत उपाध्याय का मानना है कि मेरी पुत्री इस उपलब्धि के पीछे उसकी कड़ी मेहनत और मेरी धर्मपत्नी का पूर्ण सहयोग, अपने काम के प्रति वंशिका का डेडिकेशन है। बेटी मेरी रांची में 12th अपना DPS से कंप्लीट की है और काफ़ी मेहनती थी। तो वो फिर नीट की तैयारी की और नीट क्वालिफाई की, जो कि झारखंड में उसका 20वां रैंक था। और उसके बाद नीट क्वालिफाई करने के बाद आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में एक अलग से वहाँ टेस्ट होता है, जिसको कंप्लीट की और फिर AFMC पुणे ज्वाइन की वो MBBS में। उसके बाद अपने 4.5 साल अपना कोर्स कंप्लीट किया वहाँ से। और उसके बाद अभी पिछले 25 अप्रैल को
वो अपना पासिंग आउट परेड होता है इन लोगों का। फौज में एक कमीशन अफसर के लिए एक ये प्रोग्राम होता है पासिंग आउट परेड, जिसमें उन लोगों को बैच लगाया जाता है। तो वो अपना पहला पोस्टिंग लेफ्टिनेंट डॉक्टर वंशिका उपाध्याय बन के वो पठानकोट में ज्वाइन किए। तो एक तो काफ़ी मेहनती थी, काफ़ी डेडिकेटेड थी कि भाई जो करना है तुम करना है। उसमें उसकी मम्मी का सपोर्ट भी बहुत था, हम लोग भी काफ़ी सपोर्ट किए, उसके बड़े पापा, उसके जितने भी फैमिली मेंबर है सब सपोर्ट किए कि जो करना चाहते हो उसको करने दिया जाए। शुक्रवार शाम को पलामू जिला में सड़क हादसे में मौत के बाद उग्र ग्रामीणों ने कई वाहनों को फूंक दिया और मौके पर जमकर हंगामा किया। और ये मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के अनहारी ढूंढा के इलाके का है और इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उग्र लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा पुलिस की टीम द्वारा दमकल को मौके पर बुलाकर वाहनों में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार फिरोज अंसारी नामक युवक चैनपुर से वाहन पर सवार होकर अपने घर रामगढ़ जा रहा था और इस क्रम में अनहारी डोंडा के पास हाईवे ने जीप पर सवार फिरोज को अपनी चपेट में ले लिया और हाईवा की चपेट में आने के बाद फिरोज मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने चैनपुर रामगढ़ रोड को अनहारी डोंडा के पास जाम कर दिया और ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और हाईवा चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए